हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है नसीहत। माँ, कैसी हैं आप। कितने दिन हो गए आपसे बात नहीं हुई। जब भी भैया से पूछता हूँ तो भैया कहते हैं आप मंदिर गई हैं या फिर आराम कर रही हैं, कि आपको मेरी याद नहीं आ रही थी। और माँ, वहाँ सब ठीक तो है। आप अपनी सेहत का ध्यान तो रख रही हैं ना। माँ, मैं कोई नसीहत नहीं दे रहा, पर पहले की बात अलग थी। पापा के पास इतने पैसे नहीं होते थे तो अपनी इच्छाओं को दबा देते थे, यहाँ तक कि अपनी तबीयत का भी ख्याल नहीं रखते थे। पर आप ये मत करना, आपके तो दोनों बेटे कमाते हैं, फिर आप क्यों करोगी। विमल फोन पर अपनी माँ सरला जी से कहता है। सरला जी बोली, जीते रहो मेरे लाल, ईश्वर तुम्हें मेरी भी उम्र दे दे। तुम मेरे लायक बेटे हो और माँ को तो बस बच्चों के सुख से मतलब होता है। तुम्हारे पिता ने अपना पूरा जीवन तुम दोनों के नाम कर दिया। जब तुम दोनों की तरक्की और सुख देखने का वक्त आया तो वो चले गए। पर मुझे खुशी है कि तुम उस लायक हो। अब बस तुम एक अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लो। अगर मैं उस लायक होती तो तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ लेती, पर मुझे पता है तुम्हारा मन इतना सुंदर है कि तुम्हें अच्छी लड़की ही मिलेगी। विमल बोला, माँ, मैंने आपको बताया नहीं, यहाँ एक लड़की रहती है, मेरे साथ ही काम करती है। वो स्वभाव में बहुत अच्छी है, बिल्कुल आपकी तरह मेरा ख्याल रखती है। पर पता है माँ, उसे माता पिता का प्यार नहीं मिला, बेचारी अनाथ है। आप लोग आ जाते तो शादी कर लेता, पर भैया ने जो आपकी स्थिति बताई है, मुझे नहीं लगता आप यहाँ आ पाएंगी। तो अगर आप इजाज़त दें तो हम मंदिर में जाकर शादी कर लें। सरला जी खुश होकर बोली, नेकी और पूछ पूछ बिल्कुल कर लो, और मुझे उसकी फ़ोटो दिखाना। मैं आस पड़ोस की सभी औरतों को दिखाऊंगी कि देखो मेरा विमल दूल्हा बन गया। इतना कहकर सरला जी जोर जोर से खांसने लगी। विमल बोला, माँ क्या हुआ माँ, आपकी तबीयत फिर खराब हो गई। माँ, आप डॉक्टर से क्यों नहीं दिखाती हैं। सरला जी बोली, बेटा काश की राजेश भी तुम्हारी तरह मेरी चिंता करता। करना तो बहुत कुछ चाहता है, पर पता नहीं किन ख्यालों में खोया रहता है। विमल बोला, माँ, जब मैंने भैया को कहा था कि माँ को मैं अपने साथ रखता हूँ, तब तो उन्होंने सीना चौड़ा करके मुझे बड़ी बड़ी नसीहत दी थी कि माँ को मैं बेहतर तरीके से संभाल सकता हूँ। अब क्या हुआ, खैर छोड़िए उन बातों को। मैं आज ही भैया को पैसे भेजता हूँ। मैंने तो पहले भी आपके लिए भैया को पैसे भेजता रहा हूँ, क्या आपको बताया नहीं। सरला जी ने सोचा उनके कुछ कहने से कहीं दोनों भाइयों के रिश्ते में दरार ना आ जाए, तो उन्होंने बात को संभाला और बोली, नहीं नहीं बेटा, बहुत ध्यान रखता है। अब तुम पैसे भेज रहे हो तो मैं कल ही उसे कहूँगी कि किसी अच्छे डॉक्टर से मुझे दिखा दे। तुम चिंता मत करो, मैं पंडित जी से पूछकर तुम्हें कोई अच्छा सा मुहूर्त बताऊँगी। उसी दिन मंदिर में जाकर तुम ऋचा को मेरी बहू बना लेना। मैं बहुत खुश हूँ। राजेश और विमल सरला जी के दोनों बेटे थे। राजेश को माता पिता ने खूब पढ़ाया और उसे शहर से बाहर जाने के लिए कहा, परंतु वो शहर से जाना नहीं चाहता था। विमल पढ़ाई के बाद बेंगलुरु चला गया। वहीं उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी जॉब मिल गई। पिता की मृत्यु के बाद राजेश सरला जी को अपने साथ रखा, ये कहकर कि वो बेहतर देखभाल करेगा। राजेश की पत्नी का स्वभाव बहुत ही गर्म मिजाज का था। अगले दिन सरला जी ने राजेश को विमल की शादी की बात बताई। राजेश बोला, अभी क्या ज़रूरत थी शादी करने की, कुछ साल रुक जाता, पैसे जमा कर लेता। अभी बबलू की पढ़ाई में भी इतने पैसे खर्च होते हैं। अब शादी कर लेगा, बीवी आ जाएगी तो अपने भाई भतीजे पर ध्यान ही नहीं देगा। आपने कैसे इजाज़त दे दी, कई बार बोला है, जब दिमाग काम ना करे तो किसी को नसीहत मत दिया करो। सरला जी बोली, बेटा पिछले 3 सालों से वो मेरा और कुछ हद तक इस घर का भी बोझ उठा रहा है। आखिर अपनी ज़िंदगी कब शुरू करेगा, जबकि तुम्हें ना घर का किराया लगता है और ना अनाज पानी पर खर्च होता है, फिर भी तुम अपने भाई के लिए ऐसी बातें कर रहे हो। सरला जी ने राजेश से फ़ोन मांगा, फिर बेटे को पंडित जी द्वारा की गई बात बताई। विमल ने माँ का कहना माना और शादी कर लिया। एक रोज़ सरला जी की तबीयत बहुत खराब हो गई। सरला जी बोली, बेटा राजेश, मैंने विमल से कहा था तो उसने कहा था अगले ही दिन तुम्हें पैसे भेज देगा। क्या उसने पैसे भेजे। राजेश शक पकाया, फिर बोला, हाँ हाँ भेज दिया है, बस 20,000 भेजा है। आपको तो लग रहा होगा जैसे आपका बेटा 20 लाख भेज दिया है, क्यों, आपको हिसाब लेना है। सरला जी बोली, बेटा मैं तो इसलिए कह रही थी कि मुझे किसी अच्छे डॉक्टर से दिखा दो। मेरी खांसी खत्म ही नहीं हो रही है, ऐसा ना हो कि कोई और नई बीमारी हो जाए। राजेश बोला, माँ घर में बच्चे हैं, अगर आपको कोई ऐसी वैसी बीमारी हो गई तो मैं कह देता हूँ आपको मैं वृद्धाश्रम छोड़ दूंगा, और अभी मेरे पास फुर्सत नहीं है, जब फुर्सत होगी मैं आपको डॉक्टर से दिखा दूंगा। इतना कहकर वो चला गया। थोड़ी देर बाद शाम हो गई। राजेश की पत्नी सोनी सरला जी को फीकी चाय देते हुए बोली, माँ जी चाय थोड़ा कम पिया करो, चीनी बहुत महंगी हो गई है। सरला जी बोली, बहू तुम चिंता मत करो, मुझे चीनी की बीमारी नहीं है, और चाय में थोड़ा अदरक डाल देती तो शायद मेरी खांसी ठीक हो जाती।
राजेश के पास तो वक्त नहीं है, क्या तुम मुझे डॉक्टर के पास ले चलोगी? सोनी बोली। माँ जी आपको क्या लगता है मैं घर में बैठी रहती हूँ? अरे नौकरों के पीछे भी लगना पड़ता है, तब जाकर वो काम करते हैं। आपकी तरह मैं पूरे दिन बिस्तर नहीं तोड़ती हूँ, और तबीयत खराब है तो अपने बेटे से कहिएगा मैंने आपकी जिम्मेदारी नहीं ली है। इतना कहकर वो चली गई। न जाने क्यों बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को नसीहत देते हैं, पर यह भूल जाते हैं कि उसी माँ बाप ने उन्हें पाल पोस कर इस लायक बनाया। सरला जी बेटे का इंतजार करती रहीं। बेटा देर रात तक लौटा तो माँ का मन नहीं किया उसे परेशान करने का। बेचारी बिना खाए पिए चुपचाप सो गईं। समय धीरे धीरे बीतने लगा। विमल और ऋचा अपनी गृहस्थी बसाने लगे। ऋचा समझदार और कोमल हृदय की लड़की थी। वो हर दिन समय निकालकर सरला जी से बात करती थी और अक्सर कहती, मम्मी जी यहाँ भी कोई नहीं रहता, आप हमारे साथ आकर क्यों नहीं रहती हैं? मुझे भी माँ का प्यार मिल जाएगा। बेचारी सरला जी जब कभी बड़े बेटे और बहू से छोटे बेटे के पास जाने की बात करती तो कभी बच्चों का तो कभी समाज का वास्ता देकर उन्हें नसीहत दिया करते थे और रोक लेते थे। और बेचारी सरला जी ऋचा को बहला फुसलाकर मना कर देती थीं। धीरे धीरे समय बहुत बीत गया। विमल की कंपनी का इतना काम उसे मिलने लगा कि वो और ऋचा माँ से मिलने नहीं आ पा रहे थे। सरला जी की तबीयत दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी। जब भी वो डॉक्टर की बात करती, बेटा फार्मेसी से कोई सिरप ला कर दे देता तो कभी बहू अदरक कूट के मुंह में रख देती। विमल को माँ की खांसी सुनाई देती तो वहाँ से पैसे भेजता और वो पैसे भाई हजम कर लेता। समय बीता। विमल के एक मित्र की शादी भोपाल में थी। ये जानकर विमल और ऋचा बहुत खुश हुए। विमल बोला, ये अच्छा मौका है माँ से मिलने का। चलो शादी गुरुवार की है, शुक्रवार को छुट्टी ले लूँगा, फिर शनिवार और रविवार हमारे पास बहुत वक्त होगा। माँ हमें देखकर खुश हो जाएंगी। ऋचा बोली, तो मैं भाभी को खबर कर देती हूँ। विमल बोला, नहीं नहीं, अभी किसी को नहीं बताएंगे, उन्हें सरप्राइज देंगे। यही सोचकर दोनों तैयारी करने लगे। करीब एक हफ्ते बाद विमल और ऋचा भोपाल शादी में पहुंचे। शादी खत्म होते होते सुबह हो गई। विमल और ऋचा घर के लिए रवाना हुए। सुबह के 6 बज रहे थे। दोनों ने दरवाजे पर दस्तक दी। राजेश ने दरवाज़ा खोला। विमल को सामने देख वो हैरान हो गया। विमल, तुम अचानक क्या हुआ? तुम्हें खबर भी नहीं दी? विमल आगे बढ़कर भाई से गले मिला और बोला, अरे भैया, अपने घराने के लिए भी क्या कोई खबर देता है? ये बताओ आप लोग कैसे हो और माँ कहाँ है? माँ, ओ माँ, देख तेरा विमल आया है। इतना कहकर विमल और ऋचा माँ के कमरे की तरफ चले गए। इधर राजेश भागकर कमरे में गया और बोला, सोनी, विमल आया है, जल्दी से उठ जाओ। सोनी की आंखें फटी की फटी रह गईं। विमल और ऋचा जब कमरे में गए तो देखा माँ के कमरे में एक तरफ धुले हुए कपड़ों की गठरी थी, एक तरफ गंदे कपड़ों का बास्केट था। बिस्तर के बगल में न जाने कितना पुराना बोतल, जिसमें पानी भी 2-3 दिन पहले का था, और माँ औंधे मुँह लेटी हुई थी। विमल आगे बढ़कर माँ के सिर पर हाथ रखते हुए बोला, माँ, ओ माँ, सो रही हो? तुम तो इतनी देर नहीं सोती थी। जैसे ही विमल ने माँ के माथे को स्पर्श किया वो हैरान हो गया कि उसकी माँ बुखार में तप रही थी। माँ बेटे की आवाज़ से उठी, उसे गले से लगाया और अपने आंचल से मुंह को दबाकर खांसने लगी। सरला जी को इतनी खांसी हो रही थी कि वे अपने बेटे से बात तक नहीं कर पा रही थी। ये देखकर बेटा बहू बहुत हैरान थे। विमल ऋचा को बोला, तुम माँ को पानी पिलाओ, मैं भैया की खबर लेता हूँ। भैया, भैया कहाँ हैं आप? और भाभी क्या मायके गई हैं? जैसे ही राजेश सामने आया विमल बोला, इसी दिन के लिए माँ को अपने साथ रखते थे ताकि उसे जीते जी नरक दिखा सको। अरे मैं वहाँ से पैसे भेजता था, यहाँ खेती से पैसा आता है, और तो और खुद भी कमाते हो। क्या कमी थी आपको जो आपने माँ की ये हालत कर दी? और भाभी, आप नाम सोनी, पर आप तो उससे बिल्कुल विपरीत हैं। सरला जी इतनी कमज़ोर थीं कि ऋचा का सहारा लेते हुए बाहर निकली और बोली, विमल तुम उसकी तरह मत बनो बेटा। विमल अपने आप को रोक ना सका और उसने अपने भाई को एक जोरदार तमाचा मारा और बोला, ये मेरी तरफ से नहीं, पापा जी की तरफ से है। भैया, मैं आपको नसीहत नहीं दे रहा हूँ, सच्चाई बयान कर रहा हूँ। आज जो आपने अपनी माँ के साथ किया है, कल को आपका बेटा अगर यही करे तो। विमल ऋचा से बोला, ऋचा तुरंत के तुरंत डॉक्टर को बुलाओ और ज़रूरत पड़े तो माँ को अस्पताल में दाखिल करवाओ। और भैया, मैंने तो आज तक आपको पैसे भेजे थे, और खेती से जितने भी पैसे आते थे उन सभी का मुझे आज रात तक हिसाब चाहिए। इतना कहकर वो माँ को कमरे में ले गया। राजेश और सोनी माँ के पास आकर माफ़ी मांगने लगे। सरला जी रोते हुए बोली, विमल मत कर बेटा, अब तो अंतिम समय आने को आया, जो होना था हो चुका। विमल बोला, माँ, बड़े भाई पर हाथ उठाने का पाप मैं कभी नहीं करता, पर आज इनकी हरकतों ने मुझे भी पापी बना दिया। ऋचा बोली, मम्मी जी, जिसके पास माँ बाप होते हैं वो उनका महत्व नहीं समझते हैं। कोई मुझसे पूछे कि माँ बाप के ना होने का गम क्या होता है
विमल बोला, माँ मैं आज तक भैया से कभी हिसाब नहीं मांगता था, ये सोचकर कि वो आपका ध्यान रखते हैं, पर मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है। कई बार बच्चों को प्यार की भाषा समझ नहीं आती। आप बस आराम कीजिए। फिर दोनों भाइयों में बहुत बहस हुई। इधर 2-3 दिन तक ऋचा ने सरला जी का बहुत ध्यान रखा तो उनकी हालत बेहतर हुई। ऋचा ने जब सोनी को समझाना चाहा तो वो बोली, भूलो मत, मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, मुझे नसीहत मत दो। अगर इतनी ही चिंता है तो इस बोझ की गठरी को अपने साथ ले जाओ। ऋचा हैरान रह गई। ऋचा ने बड़े आदरपूर्वक कहा, जेठानी जी मैं कोई नसीहत नहीं दे रही, पर लालच से कभी कोई परिवार नहीं बनता, बल्कि परिवार और हमारा आने वाला बुढ़ापा दोनों बिगड़ता है। इस बात को जरूर याद रखिएगा। सोनी गुस्से में पैर पटकती हुई वहां से चली गई। बाद में ऋचा ने विमल को सारी बात बताई और बोली, मम्मी जी को यहाँ रखना, खतरे से खाली नहीं होगा, इन्हें हम अपने साथ ले चलते हैं। विमल ने माँ को पूरी बात बताई। उस दिन सरला जी बहुत रोईं और बोली, बेटा मैं ये नहीं सोची थी कि मेरे दूध का कर्ज बेटा मुझे भूखा रखकर चुकाएगा। माँ की ये बात सुनकर विमल की आंखें भर आईं। माँ के बिना कहे ही वो सब समझ गया। उसने कहा, माँ जब हम बचपन में गलती करते थे आप हमें सजा देती थी। अगर आज आपने भैया को सबक नहीं सिखाया तो कल को आपके जैसी न जाने कितनी ही माँ ऐसी ही बीमार भूखी दुनिया से चली जाएंगी या फिर वृद्धाश्रम के बाहर पाई जाएंगी। क्या आप ये चाहती हैं? ऋचा ने सरला जी के कंधे पर हाथ रखा। सरला जी को साहस मिला और उन्हें याद आया कि कितनी मेहनत से उनके पति ने ये घर परिवार बनाया था, जिसे बड़े बेटे बहू के लोभ ने तितर बितर कर दिया। सरला जी ने सब कुछ विमल पर छोड़ दिया। 2 दिन बाद विमल सरला जी को लेकर बेंगलुरु जाने लगा। राजेश ने बहुत हंगामा किया तो विमल ने पुलिस में खबर कर दी। फिर सरला जी को लेकर वो बेंगलुरु चला गया। कुछ रोज बाद कोर्ट के द्वारा राजेश को एक कागज मिला जिसमें साफ साफ लिखा था, खेती बाड़ी से जो भी पैसा आता है उसका आधा बबलू की पढ़ाई में खर्च होगा। और भोपाल वाला घर सरला जी की रजामंदी से बेच दिया गया और वो पैसा सरला जी ने अपने चिकित्सा के ऊपर खर्च किया। सोनी और राजेश के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्होंने सोचा नहीं था कि एक कमजोर माँ इतनी साहसी हो जाएगी। राजेश को घर जमीन सबसे हाथ धोना पड़ा। अब एक छोटे से सरकारी क्वार्टर में वो अपना जीवन यापन करता था। सरला जी दोबारा लौटकर भोपाल कभी नहीं आई। जब तक जिंदा रहीं विमल और ऋचा ने उनकी पूरी देखभाल की। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।